हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। और उसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेसिडेंट के बारे में, कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका क्या स्टेटस है हमारी नेशन के अंदर। हाँ, कौन कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड है, क्या उनकी पावर्स है, क्या फंक्शंस है, किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो सब इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल हैं 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी कंट्री के हेड होते हैं। एक्चुअली वो नॉमिनल हेड होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव यानी रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 में कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी हमारे यूनियन की, हमारी कंट्री की, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। यानी जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, उन पर जो फाइनल साइन होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, बिकॉज ही इज़ नॉमिनल हेड। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो हमारी लोकसभा में जैसे जो एमपीज़ के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो एमपीज़ को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, ये लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। इसमें सिर्फ हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हु कैन वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो देखिए इसमें जो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स है वो वोट कर सकते हैं। देखिए कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। जैसे हमारी राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही इलेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, वही वोट कर सकते हैं। और ऐसा ही लोकसभा के केस में होता है। सेकंड, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी पार्टिसिपेट करती है, और वहाँ के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। फिर आता है यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पे केवल दिल्ली और पुडुचेरी मेंशन की गई हैं, क्योंकि बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। वहाँ का जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर संभालते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबलीज हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स भी इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। और फिर आता है आर्टिकल 55 हमारा। आर्टिकल 55 में इलेक्शन का तरीका बताया गया है। तो हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी जो इलेक्शन में भी जो जिस कैंडिडेट के 51% वोट मिल जाती है टोटल वैलिड वोट्स का, वो विनर घोषित किया जाता है और वही हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं। जो भी डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, ये रेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर रिलेटेड आएगा। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो सब सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। आर्टिकल 56 में 10 ईयर की बात की गई है प्रेसिडेंट के, यानी जो ऑफिस की टर्म है वो 5 इयर्स तक होती है। जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ऑफिस के लिए वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं, उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की कंडीशंस के बारे में बताया गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी लिमिट मेंशन नहीं की गई है कि एक पर्सन
कि एक या 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। एनी नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट हो सकता है। जैसे यूएसए के केस में क्या है, जो अमेरिका है वहाँ पर वो एक ही पर्सन केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई टर्म मेंशन नहीं की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये आर्टिकल 57 में इन सब के बारे में डिस्कस किया गया। देन आर्टिकल 58 में क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए किसी भी कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और एज है जो 35 इयर्स होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करे उस टाइम पे, यानी किसी हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या कोई भी लोकल या पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना कर रहे हो उस टाइम। और इलेक्शन के लिए 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है आरबीआई के पास। अब जो भी कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नामांकन तभी कर सकते हैं जब 50 इलेक्टर्स उसके नाम को प्रपोज करें। जो हमारी पार्लियामेंट के 50 मेंबर्स एज अ प्रपोजर आए सामने, और 50 मेंबर्स एज अ सेकेंडर, यानी उनके नाम को यस बोले। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के लिए नामांकन करने के लिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट क्या है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो उसी टाइम उनको वो सीट वैकेंट करनी पड़ती है। एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ ऑफिस रेजिडेंस द राष्ट्रपति भवन, कि वो जब तक वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो राष्ट्रपति भवन को एज अ ऑफिशियल रेजिडेंस यूज़ करते हैं बिना किसी पेमेंट ऑफ रेंट के। Entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament। तो जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको वो सब अलाउंसेस, वो सब प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं। जो भी अलाउंसेस होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, तो वो उनकी टर्म के दौरान उनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 60 में कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट हैं तो उनकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट को ओथ दिला सकते हैं। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की गई, यानी प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जा सकता है। सबसे पहले क्या, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं और उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है और इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट में क्या होता है, जब इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का तो वहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जब इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस चलती है उसमें इलेक्टेड और साथ के साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट असेंबलीज़ हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ की जो असेंबली है वहाँ के मेंबर पार्ट नहीं लेते, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में, केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि अगर जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, अगर वो अगर वैकेंट हो जाती है वो पोस्ट, तो उसको 6 मंथ के अंदर उसको फिर से फिल करना होता है, यानी 6 मंथ के अंदर उस दोबारा से इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट को नियुक्त करना होता है। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जैसे प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाए,
या उनको इम्पीच किया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उनके बिहाफ पे उनके सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आर्टिकल 71 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। देन आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट की पार्डन ग्रांट करने की जो पावर है, पार्डन यानी अगर ये जुडिशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की, अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है या किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसको सस्पेंड करना, रिमिट करना, कम्यूट करना, ये सब पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं। देन आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी उनके डिसीजंस में। आर्टिकल 75 में जो भी मिनिस्टर्स से रिलेटेड और भी जो अलग दूसरे प्रोविज़न्स है, जैसे उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टर्म या सैलरी से रिलेटेड, वो सब आर्टिकल 75 में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 77 में बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह से वर्क करेगी। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि उन्हें किस तरह से प्रेसिडेंट को हर डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करना उनकी ड्यूटी है। आर्टिकल 85 में जो पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। प्रोरोगेशन यानी किस तरह से उनको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है या जो हमारी लोकसभा उसको किस तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है, वो सब आर्टिकल 85 के अंदर मेंशन किया गया है। देन आर्टिकल 111 में पार्लियामेंट के जो बिल्स हैं प्रेसिडेंट उनको एसेंट क्या एसेंट दे सकते हैं, वो आर्टिकल 111 में कहा गया है। आर्टिकल 112 के अंदर यूनियन बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो पावर है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 123 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रेसिडेंट कंसल्टेशन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पर, लेकिन वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। अब आती हैं हमारे प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस हैं। तो मेनली 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी प्रेसिडेंट की। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो सब हम प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। यानी जो एग्रीमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वर्क होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। सेकंड, लेजिस्लेटिव पावर कि प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, की प्रेसिडेंट सेशंस को बुला सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो। ही कैन ऑल्सो समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी भी बिल पर दोनों हाउसेज में एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट बुला सकते हैं ताकि बैठकर दोनों हाउसेस उस बिल पर डिस्कस कर सकें। और ये जो जॉइंट सीटिंग की जो को जो चेयरमैन हेड करते हैं वो है लोकसभा के स्पीकर, इसको प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस की फील्ड से होते हैं। उसके बाद थर्ड है जो पावर हमारे प्रेसिडेंट की, वो फाइनेंशियल पावर। जो भी मनी बिल हमारी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं उनके लिए प्रेसिडेंट से पहले ही परमिशन लेनी होती है, पहले ही उनको रिकमेंड करना होता है। कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड। देखिए 2 तरह के फंड होते हैं हमारे, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी। कंसोलिडेटेड फंड से जितने भी अलाउंसेस, सैलरीज वगैरह होती है हमारे प्रेसिडेंट, जजेस, वाइस जो चेयरमैन है, तो इन सब की जो सैलरीज होती है कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होती है। लेकिन जो कंटिजेंसी फंड होता है ये इमरजेंसी के लिए होती है। अगर हमारी कंट्री लिए कोई भी ऐसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाता है इंडिया के लिए तो उसमें से कंटिजेंसी फंड से
जो मनी विड्रॉ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। देन जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर में क्या है कि जो हमारे चीफ जस्टिस है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और जितने भी जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। पार्डन ग्रांट करना भी उनकी जुडिशियल पावर्स के अंदर आता है, यानी अगर कोई पनिशमेंट, अगर कोई सेंटेंस कोर्ट के द्वारा दी गई है तो उस पर फिर से विचार कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और उसको कम कर सकते हैं, या डेथ सेंटेंस को एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। उसके बाद कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, यानी जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन होते हैं। हालांकि इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन उन प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किए जाते हैं। मिलिट्री पावर्स, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के, और जो हमारे चीफ्स होते हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस के, उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। फिर इमरजेंसी पावर्स भी होती है प्रेसिडेंट के पास, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी सारी डिटेल में। अब आती है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले 3 तरह की वीटो पावर होती है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर उन्होंने विद होल्ड कर दिया उस बिल को तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है, अब वो कानून नहीं बन सकता है। और इस वीटो को 2 केसेस में यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, अगर पार्लियामेंट में अगर मिनिस्टर के अलावा कोई और मेंबर अगर बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसके अगेंस्ट एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी गवर्नमेंट बिल है, अगर इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है तो उस बिल के लिए भी एब्सोल्यूट वीटो यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा पार्लियामेंट भेज सकते हैं। मान लो अगर कोई भी बिल है वो दोनों हाउसेज में पास हो गया है, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और प्रेसिडेंट उसको फिर से दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट भेज सकते हैं। हालांकि वो बिल अगर फिर से अगर पार्लियामेंट ने चाहे अमेंडमेंट किया उन्होंने या नहीं किया हो, अगर दोबारा से पार्लियामेंट ने फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा है तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाता प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को असेंट देना ही देना। प्रेसिडेंट डज नॉट पोसेस दिस वीटो इन द केस ऑफ मनी बिल के केस में ये वीटो यूज़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, क्योंकि मनी बिल उनसे पहले परमिशन लेके ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बाद उसके खिलाफ वीटो यूज़ नहीं की जा सकती। देन आती और पॉकेट वीटो। जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या होता है, कई बार बिल को ना तो रेटिफाई करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना ही उसको वापस भेजते हैं, बट सिंपली उसको अपने पास पेंडिंग रख लेते हैं और उसके लिए कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको अपने पास रख लेते हैं, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर भी होती है। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन अगर ओवर हो गया है, सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, तो उस दौरान ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट किसी भी इशू पर जो जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस होता है उसका सेम इफ़ेक्ट होता है उसी एक्ट की तरह जो पार्लियामेंट अगर लाती है, और बट ये टेम्परेरी होता है नेचर के अंदर। ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट पर इशू किया जा सकता है जिन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकता, किसी भी ऑर्डिनेंस के जरिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ और 6 वीक्स हो सकती है। इसमें क्या है, 6 वीक्स का मतलब है अगर मान लो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाता है, तो सेशन शुरू होने के 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस पर लॉ बनाना होता है, तब तो वो वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चला हुआ है और ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद
पार्लियामेंट सेशन में नहीं आई है तो उसके बाद 6 मंथ तक वो वैलिड रह सकता है ऑर्डिनेंस। तो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ